तक पहुंचा सकती हैं। हम सभी का जीवन पथ ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो, इस कामना के साथ अध्यापकों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की जा रही है। मां सरस्वती को शत शत नमन। आज के समारोह के शुभ अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी बेसिक शिक्षा जी से अनुरोध करती हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प भेंट करके करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी क्रम में मैं अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं बेसिक शिक्षा श्री संजीव मित्तल जी से अनुरोध करती हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प भेंट करके करें। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सचिव बेसिक शिक्षा श्री रणवीर प्रसाद जी से अनुरोध करती हूं कि आप माननीय मंत्री जी बेसिक शिक्षा का स्वागत पुष्प प्रदान करके करें। अब मैं इसी क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं बेसिक शिक्षा जी का स्वागत श्री संजीव मित्तल जी का स्वागत पुष्प देकर करें। सचिव बेसिक शिक्षा जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी का स्वागत पुष्प भेंट करके करें। मैं अपर मुख्य सचिव
आदरणीय श्री संजीव मित्तल जी से अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का शब्द सुमनों से स्वागत करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, इस सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण, मीडिया बंधु तथा लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए सभी खंड शिक्षा अधिकारी, आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ही के इस कार्यक्रम में मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से और उनके कृपा दृष्टि से लगभग 1,20,000 अध्यापकों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में हुई है, जिससे विभाग के कार्यों में शिक्षा में बहुत अभूतपूर्व सुधार आया है। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम में 271 खंड शिक्षा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए हैं का आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। मैं सभी को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में आने का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत कोविड महामारी के दौरान बच्चों के लिए विद्यालय लंबे समय तक बंद थे, लेकिन अब शासन के निर्देशानुसार हमारे विद्यालय खुल गए हैं और बच्चे एक बार फिर नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ अपने विद्यालय से जुड़ सकें, अपने विद्यालय की क्रियाकलापों में संलग्न हो सकें। इसके लिए प्रेरणा ज्ञानोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में प्रेरणा ज्ञानोत्सव का आयोजन किया गया है। 1 मार्च 2021 से यह ज्ञानोत्सव 100 दिन का है। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से एक लघु फिल्म का प्रसारण अब आपके समक्ष किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य का दृढ़ संकल्प लेते हुए प्रदेश के विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा, उपयुक्त वातावरण और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया। साथ ही शिक्षा के स्तर में विकास के लिए सितंबर 2019 में मिशन प्रेरणा की भी शुरुआत की गई। आज प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की दशा और दिशा में बड़ा परिवर्तन आया है। विद्यालयों की यह सुखद तस्वीर और मन लगाकर पढ़ते लिखते बच्चे अपने बदलाव की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रभावी रणनीति और दूरदर्शिता के कारण विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, ब्लैकबोर्ड और टाइल्स जैसी 18 मूलभूत और बाल मैत्रिक अवस्थापना सुविधाओं से काया कल्पित करने का कार्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निरंतर जारी रहा। बच्चे की शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार का ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत ई पाठशाला के माध्यम से डीडी उत्तर प्रदेश पर प्रत्येक दिन 4 घंटे के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ ही 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स द्वारा कक्षावार और विषयवार शैक्षिक सामग्री निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक प्रेरणा लक्ष्य का निर्धारण किया गया था, जिसके मूल्यांकन के लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप की शुरुआत की गई। इस ऐप द्वारा शिक्षक और अभिभावक किसी भी समय छात्रों का निशुल्क आकलन कर सकते हैं। इसी के साथ प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका भी कक्षा में चस्पा की गई है। इस प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने के लिए कक्षाओं का रूपांतरण करते हुए कक्षाओं को शिक्षाप्रद पोस्टर्स और प्रिंट रिच सामग्री से सजाया गया है। प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के लिए एक मैथ्स किट, एनसीईआरटी की पुस्तकों वाली लाइब्रेरी और
और रीडिंग कॉर्नर की व्यवस्था के साथ ही स्मार्ट क्लासेस की स्थापना भी की जा रही है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों के सहयोग के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और क्रियान्वयन संदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग लेसन, प्लानिंग कैलेंडर, टाइम टेबल, शिक्षक डायरी, प्रिंट रिच मटेरियल आदि की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शिक्षण कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है। ARP और SRG द्वारा शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए उनका अकादमिक सहयोग, अभिप्रेरण और क्षमता वर्धन किया जा रहा है। विद्यालयों को शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों के साथ आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल का गठन किया गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से पुनः जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए 100 दिन का विशेष शिक्षण अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा विकसित समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जा रही है। प्रेरणा ज्ञानोत्सव में विद्यालयों द्वारा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा चौपाल का नेतृत्व क्षेत्र से चुने गए सांसद डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पहली बार परिवार संग गंगा आरती में होंगे शामिल। काशी के बाद मिर्जापुर और सोनभद्र भी जाएंगे राष्ट्रपति। सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु महोत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। काला नमक चावल बनेगी जिले की पहचान। महोत्सव के दौरान स्टॉल लगाने वालों को किया जाएगा सम्मानित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कुशीनगर दौरा। शनि सिग्नल मंदिर और मदरा पुल का करेंगे शिलान्यास। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। गोरखपुर में कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगी प्रियंका गांधी। कानपुर के बिकरू कांड में बड़ी कार्रवाई। आईपीएस पीपीएस समेत 76 और पुलिसकर्मी जांच के घेरे में। गृह मंत्रालय ने सभी अधिकारियों की रिपोर्ट की तलब। बुलंदशहर में चौपाल के दौरान दिखी विधायक अनिता सिंह की गुंडई। शिकायत करने पर महिला की समर्थकों और विधायकों ने की पिटाई। पीड़ित महिला और पति को थाने लेकर पहुंची पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वहां की सीधी तस्वीरें। तालियों द्वारा मंच तक पहुंचा सकते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों हेतु एक विशेष पाठ्यक्रम का विकास SCRT उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से कराया गया, जिससे कि हमारे दिव्यांग बच्चे अपने को विद्यालय में सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप इस विशेष पाठ्यक्रम पैकेज का विमोचन करने की कृपा करें, जो हमारे दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों के लिए है। शिक्षकों की शिक्षण तकनीकियों के विकास के लिए और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए दीक्षा हैंडबुक का विकास किया गया है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि आप दीक्षा हैंडबुक का विमोचन करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त डीएलएड कोर्स को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप बटन दबाकर ऑनलाइन कोर्स डीएलएड कोर्स का शुभारंभ करने की कृपा करें। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसका कि शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी किया गया। आप अपनी भावनाएं तालियों द्वारा यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी बेसिक शिक्षा जी से अनुरोध करूंगी कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त 271 खंड शिक्षा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश को भारत ही नहीं विश्व पटल पर एक दैदीप्यमान नक्षत्र के समान प्रकाशित करने वाले कोविड-19 के संकट काल में उत्तर प्रदेश की क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन पूरे विश्व के समक्ष करने वाले उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर विगत 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश की तस्वीर में नए रंग भरने वाले, उत्तर प्रदेश के एक एक वर्ग में, एक एक क्षेत्र में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की भूमिका में श्री संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सूचना श्री संजय प्रसाद जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्री रणधीर जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधु, और आज जिनके लिए यह कार्यक्रम है, जिनके जीवन का ऐतिहासिक क्षण है, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदलने की संकल्पना को साकार करने के अग्रदूत के रूप में काम करना है विकास खंड के स्तर पर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का और गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प पूरा करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में नवनियुक्त हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारीगण, मैं उनका यहां हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिवार में आपका स्वागत करता हूं
आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और यह विश्वास भी करता हूं कि आप सब हमारी बड़ी टीम का हिस्सा बनकर हमारे 6 लाख से अधिक शिक्षकगण, हमारे 1,60,00,000 से अधिक नौनिहाल छात्र छात्राएं, हमारे सभी अधिकारीगण, हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मार्च 2022 तक, जब इस सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा, तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल एक नए अवतार में, नए रूप रंग में और दुनिया की किसी भी बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था के समानांतर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए दिखेंगे और उस अभियान में आप सब हमारा साथ देंगे। अभी हमारे अपर मुख्य सचिव बता रहे थे, कई सारे ऐसे प्रदेश होंगे जिन्होंने शायद 5 साल में कुल विभागों में मिलाकर 1 लाख नौकरियां न दे पाई हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के केवल बेसिक शिक्षा विभाग में गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का जो दृढ़ संकल्प उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का है, उसके परिणाम स्वरूप 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है और लगभग 2,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में। इसके साथ ही जोड़कर जो 6 लाख से अधिक का शिक्षा परिवार हमारा तैयार हुआ है, शिक्षकों का, शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का, उनका खंड विकास के स्तर पर उनका अनुश्रवण करना, उनका मार्गदर्शन करना, शासन और उनके बीच सेतु का काम करना, छात्रों अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करना, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना और अभिभावक, छात्र, शिक्षक को शासन की मंशा के अनुरूप उनको जोड़ना, उनको प्रेरित करना और हम सब जो भी संकल्प लेते हैं, जो नियम परिनियम बनाते हैं, जो अभियान चलाते हैं, उन अभियानों को साकार रूप देने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली नौजवान हैं जो बेसिक शिक्षा में अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं, उनको आपका मार्गदर्शन मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा और आप जिस नए उत्तर प्रदेश को गढ़ने के महाअभियान में एक शिल्पी की तरह लगे हुए हैं, उस अभियान में इनसे आपकी जो अपेक्षाएं हैं, वह मंत्र आपको आज यहां मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में जाकर के आपके सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बातें बहुत है, पिछले 4 वर्षों में इतना कुछ हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग में जिसका वर्णन करने के लिए घंटों लगेंगे, इसलिए मैं उसके दोहराव में नहीं जाऊंगा। बहुत सारी चीजें आपने वीडियो के माध्यम से देखी भी हैं। अभी 100 दिन का प्रेरणा ज्ञानोत्सव जो हमने 1 मार्च से शुरू किया है, जिस कड़ी में 17 मार्च को प्रदेश के सभी विकास खंडों में एक साथ जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राओं का जो संवाद होगा और उसमें पिछले 1 साल में जो व्यवधान आया कोविड-19 की महामारी के कारण, उसको मेकअप करके, उसकी क्षतिपूर्ति करके तीव्र गति से कैसे आने वाले दिनों में हम उस कमी की भरपाई कर सकें। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं कि पिछली सरकारों की व्यवस्था की आलोचना करना चाहता हूं, इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि जब तक उत्तर प्रदेश योगी सरकार के हाथों में है, तब तक उत्तर प्रदेश के किसी गरीब मजदूर किसान को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने परिवार की चिकित्सा के लिए, अपने बेटे बेटियों के रोजगार के लिए, आवास के लिए, शौचालय के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा का परिदृश्य। लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों से बाहर निकाल रहे थे। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी छोटी आमदनी में भी कोई निजी विद्यालय खोजता था अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही टीचर था, छत थी तो फर्श नहीं था,
फर्श था तो खिड़की नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, स्थिति पूरी तरह से जर्जर थी। शिक्षकों की कमी थी, छात्र छात्राओं का पंजीकरण नहीं हो रहा था और खाकी ड्रेस पहन करके बच्चे जब स्कूल से निकलते थे तो समझना मुश्किल होता था कि ये सरकारी स्कूल से आ रहे हैं या किसी संवासिनी गृह में वास करने वाली जो महिलाएं हैं वहां से निकल कर आ रहे हैं। वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई है, वो हमको विरासत में मिला था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना बच्चों के प्रति एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के कारण ही शुरू से लगाव, प्यार, समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों को भी अच्छा जीवन उपलब्ध कराने का संकल्प, जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत, और वहां से पहली बार उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के फर्श को टाइल्स और संगमरमर की पत्थरें नसीब हुई। आज एक तरफ विद्यालयों का रूप रंग अच्छा दिख रहा है तो बच्चे दो जोड़ी अच्छा खिलता हुआ रंगीन यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म पहनकर बच्चे चप्पल में अच्छे नहीं लगते हैं। इस संवेदना के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था से जूते और मोजे, अच्छे कपड़े का बैग, किताबें, और उनको देने की तत्परता इतनी कि इस लॉकडाउन के समय में भी बच्चे अपने घर से, स्कूल बंद था लेकिन उनके घर तक उनका यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, किताबें, बैग, स्वेटर, यूनिफॉर्म मिल जाएगा, ठंड में स्वेटर कहां से आएगा। इस संवेदना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई। और सबसे बड़ी बात, हम सब ने अपनी पीएचडी तक की शिक्षा पूरी करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट क्लास नहीं देखा था अपनी कक्षाओं में, लेकिन हमारे गांव, गरीब मजदूर, किसान, रेहड़ी वाले, ठेले वाले के बच्चे भी जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों में इस कोविड की महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेज, दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई, ये पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय था। हमारे साथ पढ़े हुए लोग जो हमारी तरह उन जर्जर भवनों में पढ़कर बड़े हुए, जो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी में बसे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके टेलीफोन आ रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज के दृश्य अखबारों में, मीडिया में आ रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये सारा कुछ इन 4 वर्षों में हुआ है। यात्रा अभी शुरू हुई है। 1,58,631 विद्यालय, जो कुछ विद्यालय संविलियन होने के बाद आज भी 1,35,000 कैंपसेस के रूप में हमारे सामने हैं, उनमें से 50,000 से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है। 35,000 विद्यालयों में कार्य गतिमान है। हमारा संकल्प है कि मार्च 2022 तक सभी विद्यालयों का कायाकल्प करेंगे। 5,000 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट क्लास दिया है और दुनिया की अधुनातन जो सुविधाएं हैं, जो संकल्पनाएं हैं, जो बेसिक शिक्षा में नवाचारों के रूप में देखी जा रही हैं, चाहे अभिनंदन भी करता हूं। मेरे लिए यह अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के युवाओं को एक पारदर्शी तरीके से, बहुत शुचितापूर्ण तरीके से हम लोग नियुक्ति पत्र देकर के उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं। और आज का यह अवसर इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है कि जो अपेक्षा आपकी शासन से थी जब आप प्रतियोगी छात्र थे, उसी प्रकार की अपेक्षा शासन भी आपसे कर सकता है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे 271 खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में चयनित अभ्यर्थी हैं। इससे पूर्व आप किसी अन्य जगह सेवा भी देते रहे होंगे या एक प्रतियोगी छात्र के रूप में रहे होंगे। आपके मन में एक भाव रहा होगा, यूपी पीएससी के माध्यम से आप सब प्रदेश सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। लेकिन क्या आज से 4 वर्ष पूर्व यह संभव था? जब आयोग की गरिमा स्वयं ही धूल दूषरित थी,
और गरिमा स्वयं दांव पे लगी हुई थी। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब देख करके नियुक्तियां प्राप्त होती थीं। धनबल और बाहुबल का भरपूर दुरुपयोग होता था। उन स्थितियों में शुचिता और पारदर्शिता की बात तो एक कपोल कल्पना मात्र थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या बेसिक शिक्षा की भर्ती का कार्यक्रम रहा हो या पुलिस की भर्ती का कार्य, पूरी प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता के प्रति सभी आयोग और बोर्डों को पहले से बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कहीं भी कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हुई, तो बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के आयोग के अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष, उनके सदस्यगण और उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए सभी लोग बराबर के जवाबदेह माने जाएंगे। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश का कोई भी युवा प्रदेश सरकार से ये शिकायत आज नहीं करता है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि असीम ऊर्जा जो प्रदेश के युवाओं की है वह ईमानदारी से चयन चाहता था, पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का पक्षधर था और उसका परिणाम आज हम सामने है। और देखते ही देखते जब सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो 4 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान हम प्रदेश के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में भी सफल हुए हैं। ये 4 लाख नौकरियां ये सामान्य बात नहीं है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का गठन जब से हुआ होगा, जनवरी 1950 को इसका नोटिफिकेशन हुआ था। यद्यपि उससे पहले भी उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश नाम से नहीं था, इस संयुक्त प्रांत के नाम था। लेकिन 24 जनवरी 1950 से जिस उत्तर प्रदेश का गठन एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हुआ है, तब से लेकर के अब तक यानी 4 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हों, जिनमें लगभग हम लोग 1.5 लाख तो पुलिस में भर्ती किए हैं, जिनमें इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, पुलिस के कांस्टेबल हैं। पीएससी की 54 कंपनियां जो समाप्त कर दी थी पिछली सरकारों ने, मुझे देख के तब ताजुब होता था जब यहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। बड़ा दंगा है, संपत्ति या जनहानि इस पक्ष की हो उस पक्ष की हो, लेकिन प्रभावित प्रदेश होता था, छवि प्रदेश की खराब होती थी, कॉमन मैन प्रभावित होता था। और पुलिस इसलिए सहाय होती थी कि जहां उत्तर प्रदेश के पास 3 लाख का पुलिस बल होना चाहिए था, वह 1.25 लाख तक सीमित रह गया था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएससी की जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसकी 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भी पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया होनी है, भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। और उसका परिणाम है 4 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती, जिसमें डिप्टी एसपी के स्तर पर, सब इंस्पेक्टर के स्तर पर, कांस्टेबल के स्तर पर, पीएससी की समाप्त हो चुकी वाहिनियों को पुनर्जीवित करते हुए, 3 नई महिला वाहिनियों का पुनर्गठन करते हुए, एसडीआरएफ का गठन करते हुए, प्रदेश के अंदर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन करते हुए, या फिर एसटीएफ का स्ट्रेंथन करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हम लोग उस प्रक्रिया को जहां पूरा किए, एक भी जगह कोई ये नहीं शिकायत कर सकता कि कहीं भी किसी ने कोई पैसे की लेन देन की हो, किसी के साथ भेदभाव हुआ हो, कहीं पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैली हो। ऐसे ही शिक्षा में भी था, लंबी लड़ाई लड़ी गई, हमने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया और भर्ती बोर्ड को इस बात के लिए पूरी तरह जहां स्वतंत्रता दी
कि स्वतंत्रता इस बात की कि चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, पूरी तरह ईमानदारी पूर्ण होनी चाहिए, किसी भी युवा के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन समयबद्ध भी कार्यक्रम होना चाहिए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि काफी बड़े पैमाने पर ये जो 1,20,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के ही शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हम लोगों ने की है, इसमें बेसिक शिक्षा का ही 1,20,000 है, माध्यमिक का अलग है, उच्च का अलग है, टेक्निकल का अलग है, मेडिकल का अलग है। ये पूरी संख्या को अगर आप देखेंगे तो ये भी शिक्षकों की ही भर्ती की प्रक्रिया लगभग 1.5 लाख हुई है। अन्य विभागों की भी नियुक्तियां इसी स्तर पर हुई हैं, कहीं पे जल शक्ति विभाग का, कहीं पीडब्ल्यूडी का, कहीं पे अन्य लोक निर्माण विभाग का, अन्य अलग अलग विभागों की भी भर्ती की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने उसी ग्राम्य विकास का, पंचायती राज का, नगर विकास का, जहां भी थी उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और 4 वर्ष में 4 लाख से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की युवा ऊर्जा का उपयोग प्रदेश के निर्माण में, प्रदेश के विकास में हम लोगों ने लेने का कार्य किया। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी थी। अगर सरकार आपकी चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कर रही है, कहीं आपके साथ कोई भेदभाव नहीं है, हमने आरक्षण के नियमों का पालन किया, यहां तक कि 10% आर्थिक रूप से सामान्य जाति के लोगों को भी आरक्षण दी जाने वाली उस व्यवस्था को भी यहां पर इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। अगर पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है तो सरकार की आप सबसे अपेक्षा होगी कि इसी प्रकार की पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से क्या किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? हाथ उठा के बोल दो, इशारा कर दो। यहां पे आप में से किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी? किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी अन्य जगह से? और ऐसा तो नहीं कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी या किसी नेता के घर के लोग पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए आपके घरों में, आपके आसपास चले हों? लेकिन ये पहले होता था, 2017 के पहले होता था। कोई खानदान ऐसी होती थी कि जो अलग अलग भर्ती उनको आवंटित हो जाती थी। ये फलाना भाई देखेगा, ये फलाना चाचा देखेगा, ये फलाना भतीजा देखेगा, ये फलाना देखेंगे, ये सब होता था ना यहाँ पे। ये चाचा, काका, मामा, नाना, ये सब पहले या तो महाभारत में आपने सुना होगा या पिछले 2012 से 2017 के बीच में अपने नाम सुने होंगे। ये महाभारत के वही पात्र हैं जिन्होंने फिर से जन्म लिया। और ये लोग जैसे महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह बाधित किए थे, इन लोगों ने फिर से प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये विकास के बाधक तत्व हैं। जब किसी ईमानदार व्यक्ति को नौकरी देनी हो, ईमानदारी से उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के आधार पर तक ईमानदारी नहीं दिखती थी। पहले जाति, और जाति में भी अगर कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति उसको नहीं, फिर पैसा। और फिर ये भी देखते थे कि पैसे के साथ साथ तो ये भी देखते थे कि ऐसा तो नहीं भाई परिवार की कोई अयोग्य लड़की है तो उसका शादी के लिए कोई बरी मिल जाए, चले इसी बहाने इसके तय हो जाए। ये भी सब कारक बनते थे। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता था? प्रदेश को। प्रदेश की 22 करोड़ 24 करोड़ जनता इससे प्रभावित होती थी। प्रदेश पिछड़ता गया। जब 2017 में मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, लोग मुझसे कहते थे कैसे चलेगा। मैं कहता था भाई उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं हैं मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश उन व्यापक संभावना वाला प्रदेशों में से एक है जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है। केवल उसको एक नेतृत्व की आवश्यकता है। यहां पे हमारे पास सारा सिस्टम है। ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे साथ
अधिकारियों की टीम भी मेरे साथ आ गई होगी मेरे साथ तो मंत्री आए होंगे, अधिकारी तो वही हैं, कर्मचारी वही हैं, सिस्टम पूरा वही है। ये वही उत्तर प्रदेश है। जब भारत सरकार की कोई रैंकिंग आती थी तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था, और आज यही उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार की किसी भी योजना में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश आता हुआ दिखाई देता है। कुंभ के आयोजन के माध्यम से एक भव्य और दिव्य कुंभ कैसे होना है, यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। और वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गईं, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया कि नहीं, कैसे प्रबंधन होना है। यह टीम वर्क यही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2016 में हम 14वें स्थान पर थे। यानी देश के अंदर अगर किसी निवेशक को चयन करना होता कि मुझे कहां निवेश करना है, तो हमारा नंबर 14वें स्थान पर था। क्या यहां कोई निवेश करता? अरे प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की होती है, 14वें पे कोई नहीं जाता। और आज मात्र 4 वर्ष में हमारी टीम ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा कार्य किया कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। अर्थव्यवस्था में जब कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष आता था, कोई राजदूत आता था या कोई निवेशक आता था, हम उनसे बातचीत करते थे, प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते थे, प्रदेश के बारे में बताते थे। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश, तो हम लोग कहते थे उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन ये देश की 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था है, हम ये कहते थे। आज मैं कह सकता हूं 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। चार वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में दुगने से अधिक अंतर आया है, दुगने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। ये सभी प्रयास करने से होते हैं, टीम वर्क से होते हैं, और यही अपेक्षा आपसे भी की जाती है, क्योंकि शिक्षा से आप जुड़े, आपका जुड़ाव है वह भी बेसिक शिक्षा से। बेसिक शिक्षा में पिछले 4 वर्ष के दौरान कितना परिवर्तन हुआ है हर व्यक्ति जानता है। ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये भी सामूहिक प्रयास का हिस्सा है, एक टीम वर्क है, एक टीम वर्क। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सब मैंने किया है। मेरी टीम, मेरा मंत्री परिषद है, मेरी टीम का पार्ट हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, मेरी टीम का पार्ट हमारे कर्मचारी हैं। एक एक चेन जब बनती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती है, तब विकास और योजनाएं आगे बढ़ती है। हर एक का अपने फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, किसी के कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते, और यही कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है और इसको करना होगा। शिक्षा में भी मैं जब 2017 में आया था, मार्च 2017 में, मान्यता ये थी प्रॉक्सी टीचर थे, शिक्षक जाता ही नहीं था स्कूल में। और बेसिक शिक्षा परिषद से 35,000 से लेकर 45,000 तक वेतन लेता था, लेकिन बदले में 3,000 और 4,000 रुपये में किसी इंटरमीडिएट या बीए पास लड़के को वहां विद्यालय में भेज देता था। अगर बहुत गनीमत की, अगर उसने कृपा कर ली तो, अन्यथा नहीं जाता था। पूछते थे शिक्षक कहाँ हैं, मास्टर साहब कहाँ हैं, तो मास्टर साहब कहीं अपना दूसरे काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई अपने व्यवसाय में लिप्त है। आज कम से कम हर शिक्षक स्कूल जाने के लिए प्रेरित हुआ है। प्रेरणा ऐप ने, मानव संपदा पोर्टल ने आज शिक्षकों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाई गई। स्कूलों के भवन जर्जर थे, मुझे आश्चर्य होता था। यानी जो कार्यदायी संस्था नहीं काम करती थी विद्यालय के निर्माण के,
बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल का शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाता था, वो विद्यालय निर्माण का काम करता था। ये काम कार्यदायी संस्था का है। किसी कार्यदायी संस्था की जवाबदेही को देकर के उसकी क्वालिटी की जांच एक दिन में एक बार दो बार चेक करो, देखो, किसी की जवाबदेही तय करो। शिक्षक का काम शिक्षा, उन बच्चों को अध्ययन अध्यापन के साथ जोड़ना है। इस कार्य को जवाबदेही के साथ करे, और ये कार्य जब पूरी जवाबदेही के साथ होना प्रारंभ हुआ, उसके परिणाम सामने आने प्रारंभ हुए। यानी 4 वर्ष में 1 वर्ष केवल हमारा कोरोना प्रबंधन में बीता है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम 1 मार्च से खोल पाए हैं। अभी भी वहां भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी हम लोग सतर्क हैं। कई राज्यों में फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो कार्रवाई यहां पर प्रारंभ हुई है, उसके पीछे किसी भी प्रकार से 4 वर्ष के दौरान 1 वर्ष कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते लगा। उस सब के बावजूद पिछले 4 वर्ष में लगभग 54 लाख अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। उनको नए सिरे से उनका प्रवेश हुआ है, उन बच्चों को वहां भेजने का काम किया गया है ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से। देखिए, आप में से हर एक व्यक्ति कुछ नया दे सकता है अपने अपने फील्ड में। आपको अलग अलग विकास खंडों में जाकर के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के निरीक्षण और उसकी व्यवस्था को एक सिस्टम के साथ जोड़ने में अपना योगदान देना है। एक बड़ा कार्य आपके स्तर पर हो सकता है। हर एक विकास खंड की अपनी अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक, अपनी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी। उस पर आपके द्वारा अपने तरीके से कुछ नयापन किया जा सकता है, एक नया अध्ययन किया जा सकता है, और फिर अपना प्रेजेंटेशन आप अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने या फिर एडी बेसिक के सामने या निदेशक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास होना चाहिए। वर्ष में कम से कम 1 बार 2 बार इस प्रकार के अवसर होने चाहिए, जब बहुत लंबा नहीं, आप प्रेजेंटेशन बनाए तो 5 मिनट का बनाएंगे तो वह लोग देख पाएंगे, बहुत लंबा नहीं बनाना, लेकिन बना सकते हैं। कहां की सामाजिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की अन्य सांस्कृतिक स्थितियां, परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, वहां पे जनसांख्यिकी की क्या स्थिति है, और कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेसिक शिक्षा परिषद बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये काम केवल एक अभिभावक का नहीं है, ये काम केवल एक शिक्षक का भी नहीं है, आपका भी उतनी बड़ी भूमिका इस पूरे कार्य में हो सकती है। शिक्षक अपने विद्यालय, उसका विद्यालय उसका कमांड एरिया का क्षेत्र है, लेकिन एक खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पूरा विकास खंड आपका कमांड एरिया का क्षेत्र है, जिसमें बेसिक शिक्षा में क्या आमूलचूल परिवर्तन, वहां पर कुछ नए उसके साथ आप कर सकते हैं जो अन्यों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। आप में से बहुत सारे लोग इस फील्ड में काम कर सकते हैं, और ये कुछ नया करके दिखाने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम ये शासन तय कर रहा है, शासन तय करता है, आपका परिषद तय कर रहा है, लेकिन पाठ्यक्रम की तरह भी बहुत कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो बच्चों को अपने साथ जोड़ने का आधार बनता है। देखिए, इसमें बहुत क्षरण हुआ है, याद करना, आज से 25 साल 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, जब खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने यहां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भ्रमण में जाते थे, उस समय उसका एक सम्मान भी था, उसकी गरिमा भी थी, और वे लोग जाते थे तो वह बड़े सम्मान के साथ लोग देखते भी थे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनका फोकस होता था। उस समय साधन नहीं थे तो भी वह लोग जाते थे। आवागमन के साधन नहीं थे, पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, अन्य साधन का उपयोग करके जाने का प्रयास करते थे, विद्यालयों में रुकते थे, उसके परिणाम सामने आते थे, बच्चों से पूछते थे। अब तो एक शॉर्टकट का रास्ता बना दिया है। मैंने सुना इस बार फिर बेसिक शिक्षा परिषद कह रहा है कि अब पढ़ाई ऑनलाइन हुई, ये कह रहे हैं आप उनको सबको प्रमोट कर दो।
लेकिन हमें एक प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में खड़ी करनी होगी, और प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के हर बच्चे के मन में हो कि नहीं, मैं इसके योग्य हूं। पलायन का रास्ता दिखाने की बजाय या उसके द्वारा दीनता दिखाने की बजाय उसको हम सक्षम बनाएं। ये न्यू है, जितनी मजबूत हो पाएगी उतना ही वह सक्षम और सामर्थ्यवान बन पाएगा, और समाज और राष्ट्र उतना ही सक्षम और सामर्थ्यवान बनेगा। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों की नींव को मजबूत करना हमारा दायित्व बनता है। और ये कार्य न हो कि हम एक औपचारिकता निर्वहन करने के लिए, केवल प्रमोट करने के लिए संस्थाएं खोल दें। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी करनी होगी। और अभी तो 1 वर्ष से तो विद्यालय फिजिकली खुले ही नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय तो 1 मार्च से हम लोगों ने रिस्क लेकर के भी खोले हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए हम इनको धीरे धीरे करके, पहले कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए उनकी सुरक्षा, क्योंकि जो हाई रिस्क कैटेगरी है उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सभी बच्चे आ जाते हैं, और हाई रिस्क कैटेगरी के होने के नाते वहां पर हमें उन बच्चों की कोविड से बचाव के बारे में या अन्य जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होंगी उन सब से बचाव के बारे में हमें पहले से उसके बारे में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। और सतर्कता बरतने के साथ फिर प्रयास होना चाहिए कि कैसे फिजिकली उनकी क्लासेस प्रारंभ हो। जो बच्चे आ रहे हैं उनको पहले चरण में, छोटे बच्चे हैं पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, उनको देखना चाहिए अक्षर ज्ञान है या नहीं है। हम वहां से शुरुआत कर लें, देखें वहां पर, उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं, और फिर धीरे धीरे करके हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर महीना 2 महीने इसको चला करके, और फिर प्रयास होना चाहिए एक शॉर्ट टेस्ट का कार्यक्रम। पहले 1 घंटे का होता रहा होगा, आप आधे घंटे का करिए, 15 मिनट का करिए। 15 मिनट में भी टेस्ट लिए जा सकते हैं। उन बच्चों का एक अलग अलग तरीके से भी हम मौखिक भी उनका वो ले सकते हैं। एक व्यवस्था, उनके मन में एक भाव आना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का भाव होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वो बच्चा आगे बढ़ सके। एक औपचारिकता नहीं, लेकिन हमें उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आज जब सरकार शिक्षा में इतना खर्च कर रही है, इतना सहयोग कर रही है, बेसिक शिक्षा परिषद में तो हम उनको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मिड डे मील के भी हम लोगों ने मेनू तैयार करने के लिए कहा, इस प्रकार का तैयार करिए कि बच्चों के लिए वो रोचक बन सके, पौष्टिक भी हो, उनके लिए रोचक भी हो। दोनों चीजें हैं। हम बच्चों को केवल पौष्टिक के आधार पर केवल खिचड़ी नहीं खिला सकते, हमें यह भी देखना है कि उसकी रुचि भी हो, उसके साथ जुड़े, उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु बने। विद्यालय की लाइब्रेरी हो। आज विद्यालय में हमने एक ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो कार्य 4 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद उस कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिसमें विद्यालय की फ्लोरिंग है, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट है, उनके लिए पेयजल की सुविधा है, सोलर पैनल या लाइट की व्यवस्था वहां पर देने की व्यवस्था की गई है। फर्नीचर की बनने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, फर्नीचर देने की कार्रवाई हुई है। ये सभी प्रक्रियाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। और फिर इसमें स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी की व्यवस्था। लेकिन इन सब में तकनीक का अपना महत्व होगा, और तकनीक को अपना करके सकारात्मक भाव के साथ उसको आगे बढ़ा करके आप एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं, देश के सबसे बड़े बेसिक शिक्षा परिषद के साथ आप सब जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद रखना, नौकरी की शुरुआत आप जैसे कर लेंगे, आपके कैरियर को वह उसी रूप में आगे बढ़ाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे अधिकारी अच्छा ब्राइट कैरियर के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के कारण शुरुआत में लड़खड़ाने लगते हैं, और फिर लड़खाते लड़खाते मध्यकाल तक आते आते ऐसी स्थिति हो जाती है कि विभाग भी और व्यवस्था भी उनको धक्का देकर के बाहर करना चाहता है कि अब ये इस व्यवस्था के लिए
खतरा हो चुके हैं, इनको बाहर करो। सरकार को उनको बर्खास्त करना पड़ता है, उनकी सेवाएं समाप्त करनी पड़ती है। उसके सामने पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि उसके बाद तो उसके सामने कोर्ट को फेस करने और फिर सजा के अलावा कुछ नहीं बचता है। और मैं चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा परिषद में भी एक पारदर्शी और सुचितापूर्ण व्यवस्था देने के लिए आप सबको अपने अपने विकास खंडों में एक बहुत बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयार होना होगा। और खासतौर पर इस बात के तय करना, यानी एक सामान्य नैतिकता है, एक शिक्षक छुट्टी लेने के लिए आ रहा है और छुट्टी सैंक्शन का आधार हम पैसा बना देंगे, बहुत खराब स्थिति है। कोई बीमार है, हम बीमारी के सही सर्टिफिकेट मांग करके उसकी छुट्टी को सैंक्शन कर ले, न कि पैसा लेकर के छुट्टी सैंक्शन होने की कार्रवाई हो। ये ठीक नहीं है, इस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। या विद्यालय बदलने की, ट्रांसफर की एक प्रक्रिया एक पॉलिसी के अंतर्गत सरकार करती है, उसमें भी अगर पैसे के लेन देन की बात कोई करने लग जाए तो गंभीर बात है। ये चीजें नहीं स्वीकार होनी चाहिए। हम ध्यान रखें, हमारी कार्य पद्धति इतनी सुचितापूर्ण होनी चाहिए, इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, कोई हम पर उंगली न उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7वां वेतन आयोग प्रदेश के अंदर लागू किया है। हर एक को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। हमने तो कोविड-19 के दौरान भी किसी कर्मचारी और किसी अधिकारी के वेतन में न कटौती की और न लेट ही होने दिया। हर महीने के पहले सप्ताह में ही हर अधिकारी, हर कर्मचारी को वेतन मिला है, उसकी सारी सुविधाएं मिली हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर किया गया। 14 लाख कर्मचारी हैं, सभी को समय पे वेतन मिला है, समय पे सारी सुविधाएं मिली है। कोविड-19 के दौरान जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लग गई थी, प्रदेश ने कोई भी किसी भी प्रकार कर्मचारियों के हितों के साथ कोई किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया। और जब सरकार संवेदनशील है तो इसके बाद हमें इन चीजों के बारे में बहुत उसके साथ देखना होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहूंगा, बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आप सब उसमें सहभागी बने और नौकरी को एक औपचारिकता न बना लें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए, क्योंकि आपको उस फील्ड में काम करना है जहां पर वे बच्चे हैं। हो सकता है परिवार में बहुत उनको गाइड न किया जाता हो, लेकिन आप थोड़ा भी प्रयास प्रारंभ करेंगे, कैसे सहजता के साथ, सरलता के साथ हम उन बच्चों के मन में अच्छे भाव ला करके शिक्षा के प्रति रुचि जागृत कर सके, गांव-गांव से बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सके। विकास खंड हमारा प्रयास होना चाहिए। पहले चरण में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाना, फिर दूसरे चरण में हम लोग न्याय पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालयों की श्रृंखला खड़ी करें, फिर तीसरे चरण में पूरे विकास खंड को आदर्श विकास खंड के रूप में, बेसिक शिक्षा के आदर्श विकास खंड के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया का पालन करें। इस थोड़ा कुछ ना कुछ चलना चाहिए और सभी चीजों पर बहुत तेजी के साथ अगर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, आप खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में आपका कैरियर वहीं से बनता हुआ दिखाई देगा, जो आपको आगे के लिए एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड देगा। आपका वो प्रेजेंटेशन विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध हो पाएगा, लेकिन उसके लिए टीम वर्क करना पड़ेगा। नकारात्मक भाव के साथ नहीं, सकारात्मक भाव के साथ हम इस अभियान को बढ़ाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर 271 आप सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम लोग, आप सभी लोग शासन की मंशा के अनुरूप बेसिक शिक्षा परिषद के पूरे अभियान के साथ जुड़ करके पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा की इस नींव को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं सचिव बेसिक शिक्षा विभाग श्री रणवीर प्रसाद जी से जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर
सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शिरकत किया था सीएम ने। उन्होंने कहा सामान्य लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया। भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। अपने संबोधन में बड़ी बातें कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बता दें 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।